हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से एक बार लवली मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम मॉडल पेपर 4 देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का। और आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही गजब का होने वाला है। कंटिन्यू बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब एग्जाम का समय बहुत कम बच गया है ना। अब इस शॉर्ट टाइम में हम महामैराथन जो होंगे वो भी लाएंगे 40-50 क्वेश्चन का, है ना। कंटिन्यू चलते रहेगा, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज का पहला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। देखिएगा, आज का पहला सवाल हमारे पास ये बोला गया है कि नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को आपको क्या करना है, चुनना है। अब यहाँ पर हमारे पास कथन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 9 और 25 का मध्यानुपाती 15 होगा बोला गया। ध्यान समझना, 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या सही में हमको लग रहा है 15 होगा। अब फिर कारण में ये दे रखा कि दो अंकों का मध्यानुपाती उन अंकों के गुणनफल के वर्ग के क्या होता है, समानुपातिक होता है बोला गया है। अब मान लेते हैं हमको मध्यानुपाती निकालना रहेगा, तो हमेशा एक चीज याद रखना, मध्यानुपाती जब आपको निकालने के लिए बोले तो दो डेटा जरूर दिया रहेगा। ध्यान समझना, ए और बी देकर वो क्या पूछेगा आपसे, मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या बोल देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब ऐसे केस आए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात एक्स, फिर समानुपात, फिर हम लगा देंगे एक्स और अनुपात कितना कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे बी कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देख पाएंगे, अब आपके पास ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी है, तो यहाँ पर हम इसको लिख कैसे सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे ए बटे हम लिखेंगे एक्स समानुपात का बराबर, फिर एक्स बटे हम क्या लिख देंगे बी। अब यदि मान लो त्रियक गुणा करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि ए और बी का गुणा हो जाएगा, उसी प्रकार एक्स और एक्स का गुणा हो जाएगा। तो एक्स और एक्स का गुणा होगा तो ये एक्स बी स्क्वायर इक्वल ए और बी का गुणा हो जाएगा तो ये ए बी हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम कहेंगे अंडर रूट ए बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे समझ में। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ए का मान 9 के रूप में दे रखा है और बी का मान कितने रूप में दे रखा है, 25 के रूप में। तो क्या उसका मध्यानुपाती 15 होगा, तो इस चीज को हम प्रूव कर देंगे। यहाँ पर ध्यान समझना, यदि यही फार्मूला है तो हम निकाल लेंगे, आपके पास ए का मान 9 गुणित बी का मान 25 है, और आप चाहो तो गुणा कर सकते हो, या 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, और गुणा करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 15। तो हम एक चीज तो देख चुके हैं कि 15 जो होगा 9 और हमारे पास जो 25 है, इसका मध्यानुपाती क्या होने वाला है दोस्तों, तो आप 100% कह सकते हो कि भाई 15 होगा। फिर हमारे पास बोला गया कि दो अंकों का जो मध्यानुपाती होगा उन संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के। यहाँ पर हमने देखे कि भाई 9 और 25 हमारे पास संख्या था, और इन दोनों के गुणनफल के वर्गमूल के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो हम कहेंगे हमारे पास कारण भी एकदम क्या है, करेक्ट है, और कथन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। और ये जो कारण है मेरे प्यारे दोस्तों, उस कथन की सही तरीका से व्याख्या भी कर रहा है। अतः हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। फिर बोला क्या गया है, ध्यान समझना, निम्न में सही कथन को आपको क्या करना है, चुनना है। यहाँ पर हमारे पास 4 कथन दे रखा है। इन 4 कथनों में हो सकता है कुछ कथन सही हो सकता है कि कुछ कथन गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या करना है, उन्हीं कथनों को सही मानना है जो वास्तविक रूप में सही हो, और उन्हीं कथनों को आपको यहाँ पर इन ऑप्शन में क्या करना है, ढूंढना है। क्लियर दोस्तों। तो हमारे पास पहला दिया गया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। अब हम यदि हमारे पास पहला कथन ये बोला गया है कि भाई एक हमारे पास शंकु है, और इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले शंकु में देख लो है क्या चीज, तो भाई हम कहेंगे इस शंकु में इसका यदि सेंटर होगा तो ये उसका क्या होगा, त्रिज्या, और केंद्र से उसके शंकु के जो सबसे ऊपरी हिस्से तक का जो भाग होगा इसको हम कहेंगे ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो आप कहोगे ये वाला जो पार्ट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये तिर्यक ऊंचाई होता है। अब ध्यान समझना, यदि मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं तो आप कहोगे ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम, ये लंब का काम, और यहाँ पर बनेगा कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण का मान यदि ज्ञात करनी, यही तो है हमारे पास तिर्यक ऊंचाई एल, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको हम,
तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं और इसको दर्शाते हैं किससे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए भाई एल से दर्शाते हैं। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हो कि ये समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज में हमको पता है कि भाई लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता क्या है, तो आप कहोगे कर्ण का वर्ग होता है। मतलब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो के वाला कथन होगा दोस्तों, ये मेरा 100% क्या होगा, सही होगा। आगे चलते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर √r² प्लस h²। यदि मैं इस फार्मूला की बात करूं, ये जो मेरे पास हाइट है, ये मेरे पास r है और ये मैंने इसकी तिर्यक ऊंचाई को मान लिया l। अब l का मान निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि भाई l बराबर, अब लंब कितना होगा, तो आप कहोगे h है तो ये हो जाएगा h² प्लस इसकी जो आधार है वो r है तो ये हो जाएगा r²। यदि इस वर्ग का पक्षांतर कर दिया जाए तो l बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे √r² प्लस h² होगा और यही होगा हमारे पास तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला। तो हम 100% कह सकते हैं कि एल वाला जो हमारे पास कथन होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हमेशा शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अब यदि मैं फार्मूला की बात करूं, ध्यान समझना, यदि मैं फार्मूला की बात करूं तो ध्यान समझना, हमारे पास एक बेलन दे रखा है ना, बेलन, और एक हमारे पास शंकु है। ध्यान समझना दोस्तों, है ना। यहाँ पर ध्यान समझने वाली बात यह है कि हमेशा शंकु का जो आयतन हो, बेलन के आयतन का कितना होता है, 1/3 होता है। ये ऑलवेज की बात कर रहे हैं। यदि मैं ये कहूं आपसे कि एक ऐसा बेलन बनाना चाहूं, है ना, जिसमें आप ध्यान से देखना, एक ऐसा बेलन जिसकी त्रिज्या यहाँ पर r है, ठीक है, और ऊंचाई h है। एक ऐसा शंकु बनाना चाहूं, इसका भी आपके पास त्रिज्या मान लेते हैं बड़ा वाला r है और ऊंचाई यहाँ पर बड़ा वाला h है। अब ध्यान समझना दोस्तों, यदि मैं ये कहूं कि ये इसका जो हाइट है वही हाइट आपके पास शंकु के बराबर होनी चाहिए, जितना त्रिज्या आपके पास बेलन है उतनी ही त्रिज्या आपके शंकु का भी होना चाहिए। यदि ये दोनों चीज एक साथ काम करे तब तो ये नियम फॉलो होगा। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि सेम त्रिज्या और सेम ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन में यदि हम कंपेयर करें तो शंकु आप जानते हो, है ना, हैप्पी बर्थडे कहते हो ना, तो जो टोपी पहनते हैं वो जो आकार होता है वो शंकु का होता है। तो सेम त्रिज्या और सेम ऊंचाई के, मान लो शंकु में आप 3 बार मान लो कोई चीज रख कर यदि आप बेलन में डालोगे तब जाके बेलन क्या होगा, कंप्लीट होगा। कहने का मतलब है कि ये तभी पॉसिबल होता है जब हम ये कहें कि भाई जितना आपके पास शंकु का त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या बेलन का होना चाहिए और जितना ऊंचाई बेलन का है उतना ऊंचाई आपके पास शंकु का है। तब तो हम 100% कहेंगे कि हमेशा बेलन के आयतन का जो 1/3 शंकु का आयतन होगा। और ऐसा नहीं है तो हम नहीं कह सकते, ऑलवेज तो नहीं होगा, हर केस में नहीं हो सकता। तो इसलिए एम वाला जो कथन होगा दोस्तों हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। आप फार्मूला बस में मत जाना भाई, बेलन का फार्मूला 2 पाई कहता हूँ पाई आर, है ना, क्या होता है पाई r² h होता है और शंकु का कितना होता है तो 1/3 पाई r² h। लेकिन केवल हम फार्मूला बेस पर ये नहीं कह सकते क्योंकि इनकी त्रिज्या का मान अलग हो सकता है, यहाँ पर हाइट का मान अलग हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर शंकु में भी तो हो सकता है ना, शंकु का भी कुछ अलग त्रिज्या हो सकता है, कुछ अलग हाइट हो सकता है। लेकिन ये नियम तभी लागू होगा जब सेम त्रिज्या हो और सेम ऊंचाई हो दोनों की दोनों का, तब तो हम 100% कहेंगे भाई इतना r है उसका इतना भी यहाँ पर है, यहाँ पर h है, यहाँ पर है। केवल यहाँ पर पाई की जगह मान लो कुछ नहीं, मतलब 1 और यहाँ पर हम रख देंगे 1/3, तब तो हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हमारे पास एम वाला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दिया है, पाई r, फिर √r प्लस फिर h का r² प्लस h² दिया गया है। अब एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों वक्र पृष्ठ और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, याद रखना। तो यदि वक्र आपको बोल दिया जाए, वक्र पृष्ठ, कई सारे स्टूडेंटों को दिक्कत होता है कि भाई वक्र और संपूर्ण में क्या अंतर है। तो ध्यान समझना, मैं डायग्राम बनाकर आपको क्या कर रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं। यदि मैं बात करूं दोस्तों केवल वक्र पृष्ठ की, किसकी बात कर रहा हूं, वक्र पृष्ठ, है ना,
वक्र पृष्ठ की बात करें तो हमेशा याद रखना हम ये वाले पार्ट को लेंगे, ये वाले जितना भी क्षेत्र होगा इसको लेंगे, लेकिन हम किसको नहीं ले सकते, ये वाले हिस्सा जिसका जो तली होगा उसका बेस होगा, इसके एरिया को काउंट नहीं करते, तब तो वो वक्र पृष्ठ कहलाता है। और संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला हिस्सा भी लेंगे और जो आपके पास तली वाला हिस्सा है आधार वाला ये भी काउंट कर लिया जाता है, तब ये संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। यहाँ पर सवाल में हमको क्या बोला गया है, आपके पास शंकु का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल, और एल का मान अभी मैं आपको बताया हूं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस फार्मूला में अंडर रूट होना चाहिए था लेकिन अंडर रूट नहीं है, इस कारण से एन वाला जो कथन होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमने देखे कि सवाल में हमारे दो कथन सही है, एक तो के वाला और एक एल वाला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, के और एल, केवल यही हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में। ऐसे आपको क्या करना है, यदि सवाल मिले तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, बनाना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, ये बहुत ही गजब का सवाल है, ये मान लो कि एग्जाम में पूछने लायक सवाल है। इसी प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेगा। क्या बोला गया है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को आपको क्या करना है, चुनकर बताना है। अब ध्यान दीजिए भाई, समान आयतन, हमारे पास कथन क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कथन ये है कि समान आयतन वाले दो बेलनों का, है ना, आयतन क्या है, समान है, एक जैसे आयतन है। अब जरूरी नहीं कि उनकी त्रिज्या और ऊंचाई भी समान हो। आयतन सेम कहने का मतलब जरूरी नहीं होता कि भाई बेलन की त्रिज्या जितना हो उतना ही उसका दोनों का त्रिज्या सेम हो या दोनों का ऊंचाई सेम हो, है ना भी, ऊंचाई अलग अलग या त्रिज्या अलग अलग होने से भी उनके आयतन समान हो सकते हैं। तो बोला गया समान आयतन वाले दो बेलनों का त्रिज्या उनके ऊंचाई के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बोला गया है। अब यदि मान लो मैं कहूं ये मेरे पास पहला बेलन है, ध्यान समझना, है ना, और अपान मैंने कर दी यहाँ पर, ये मैं बराबर कर देना चाहता हूं सेकेंड बेलन का आयतन। ये भी आपके पास आयतन है भाई, है ना, ये आपके पास सेकेंड बेलन का आयतन और ये है मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट बेलन का आयतन, ध्यान समझना। अब बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। यहां पर मैंने कर दिया क्या, एच डेस, चलेगा भाई। यहां पर भी मैंने कर दिया आर डेस, क्लियर है। उसी प्रकार यदि मैं कहूं यहां पर सेकेंड वाले बेलन पाई, है ना, आर स्क्वायर, यहां पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, और ये एच है, ये हमारे पास क्या होगा, फार्मूला होगा। अब ध्यान समझना, यहां पर आप कुछ चीजों को काट सकते हो, जैसे पाई टू पाई क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। यहां पर मेन समझने वाली बात है, जो ऊंचाई के वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, कौन, त्रिज्या, है ना, वर्गमूल के। बोला गया है बेलनों की का जो त्रिज्या उनके ऊंचाई के वर्गमूल, है ना, ऊंचाइयों के वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब यहाँ पर यदि मैं त्रिज्या यहाँ पर रख दूं r1 या r डेश के स्क्वायर अपान ये वाले जो त्रिज्या इसका पक्षांतर कर दिया जाए तो ये r स्क्वायर इक्वल, ये आपके पास h डेश है, उसको उस साइड तो h रहेगा ही, लेकिन h डेश का पक्षांतर करने पर ये h डेश इस प्रकार से हो जाएगा। अब यदि मान लो हमको ऊंचाई निकालना है तो आप देख पाओगे कि r डेश अपान आर इक्वल, आप देख पाओगे दोस्तों ये वर्ग आप पक्षांतर करने पर किस में चले जाएगा, ये वर्गमूल में चले जाएगा, h अपान h डेश। तो अब व्युत्क्रमानुपाती कैसे हुआ भाई, तो हमने देखे जो त्रिज्या था उसके जो साथी हाइट था वो उल्टा में आ गया, है ना, और जो सिंपल त्रिज्या था उसका जो साथी है वो h ऊपर में चला गया। तो मतलब हम कह सकते कि क्या हो गया, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, उल्टा हो गया। मतलब हमारे पास पहला कथन जो होगा दोस्तों एकदम क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। यदि मेरे प्यारे दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ की यदि मैं बात करूं तो संपूर्ण पृष्ठ में हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे ये वाला पार्ट भी काउंट करेंगे, ये उसके, है ना, तली वाला भी और ऊपर वाला हिस्सा भी काउंट करेंगे, क्लियर है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ निकालना रहेगा तो 2 पाई आर और हो जाता है r प्लस एच जो होगा ये होता है हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये नहीं होता तो इस कारण से हमारे पास कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने इस सवाल में देखे कि भाई हमारा जो कारण है वो गलत है लेकिन कथन करेक्ट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, केवल और केवल कथन सत्य है लेकिन कारण हमारा क्या होगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल फिर, निम्न में से सही कथन को आपको क्या करना है, चुनना है।
यहाँ पर 4 कथन दिया गया, चारों कथनों में कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, ऐसे आपको नहीं दे देगा, है ना। तो आपको ध्यान से देखना है। ये जितने भी हमारे पास जो नियम दिखाई दे रहा है, ये आपके पास फ्रैक्शन भिन्न वाले पोर्शन का है ना। अब देखिएगा क्या हो रहा है, भिन्न ए बी मतलब a अपान बी इक्वल a इंटू एन अपान बी इंटू एन, तो अनुपात अपरिवर्तित रहेगा। हमको इतना पता है कि कोई भी हमारे पास भिन्न मान लो a और b के फॉर्म में है और उसमें समान अंक का गुणा किया जाए, जैसे a में भी मैं 5 का गुणा कर दूं और b में भी मैं 5 का गुणा कर दूं, तो क्या अनुपात सेम रहेगा। तो मैंने कहा तो ये हो जाएगा 5a अपान हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 5b। अब आप कहोगे कि ये पहले तो कितना था, a अनुपात b के रूप में था या a बटे b के रूप में था, अब भी क्या a बटे b के रूप में, तो मैं कहा 5 से 5 कट जाएगा तो ये बचा तो a बटे b ना। तो हम कहेंगे कि समान अंक से यदि ऊपर और नीचे गुणा किया जाए तो कभी भी भिन्न अपने आप को चेंज नहीं करता, और यहाँ पर बोला गया है अपरिवर्तित रहेगा, बोला गया है मतलब के वाला जो कथन होगा दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। फिर भिन्न आपके पास a बटे b बराबर मान लेते हैं a डिवाइड बाई n फिर अपान b डिवाइड बाई n, तो अनुपात अपरिवर्तित हो जाएगा, बोला गया। मान लो मेरे पास भिन्न है क्या, a बटे b। अब मैं चाहता हूं इसके अंश और हर में दोनों में समान अंक से क्या किया जाए, भाग। मैं n की वैल्यू 5 रख रहा हूं तो a आप कह सकते हो डिवाइड बाई 5 अपान b डिवाइड बाई 5। अब आप देख पा रहे हो ये भिन्न के रूप में है, तो इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, नीचे वाला जो भिन्न होता है दोस्तों ये अपने आप को बदल लेता है, तो b बटे 5 है उल्टा हो जाकर क्या हो जाएगा 5 बटे b हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो पहले जो a बटे b के रूप में था, क्या भाग देने के बाद भी ये a बटे b के रूप में बचेगा, तो आप कहोगे 5 से 5 तो कट जाएगा, तो बचा तो हमारे पास कितना ही a बटे b के रूप में। मतलब हम एक चीज और समझ गए कि मान लो एक भिन्न है, एक अनुपात है, उसमें समान संख्या का गुणा करना हो या भाग करो तो हमेशा जो अनुपात होता है वो चेंज नहीं होता, वो अपरिवर्तित रहता है। तो उस आधार पर एल वाला जो कथन होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं भिन्न हमारे पास ए बी और समान संख्या जोड़े तो ये अपरिवर्तित रहेगा। अब ध्यान समझना दोस्तों, मेरे पास एक भिन्न है जिसका अनुपात मैंने कहा 5 बटे 4 के अनुपात में है। अब मैं चाहता हूं इस भिन्न के ऊपर और नीचे समान अंक जोड़ने चाहता हूं। 5 में मैंने सबसे पहले 2 जोड़ दिया, उसी प्रकार 4 में मैंने 2 जोड़ दिया, तो आप देख पाओगे 5 और 2 हो गया 7 और 4 और 2 हो गया 6। अब आप बताओ पहले जो 5 और 4 के अनुपात में था, 2 ऐड करने के बाद क्या वो 5 और 4 के अनुपात में हम उसको लिख सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं भाई, है ना। हमेशा एक चीज याद रखना भाई, जोड़ने और घटाने में है। मान लो हम ये कहें कि कोई भिन्न है या कोई अनुपात है, उसके अंश और हर में समान अंक जोड़ा जाए या समान अंक घटाया जाए, तो हमेशा जो भिन्न होता है वो अपने आप को चेंज कर लेता है। चेंज नहीं करता कौन, गुणा और भाग। तो याद रखना अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है भिन्न। तो किस केस में, तो हमेशा याद रखना गुणा और भाग में अपरिवर्तित रहता है और परिवर्तित हो जाता है ना। भिन्न किस केस में परिवर्तित हो जाएगा, तो आप प्लस करो या आप घटाओ, इन दोनों केसों में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। और गुणा और भाग के केस में अपरिवर्तित रहता है। जैसे हमारे पास भिन्न a बटे b, ये तो हमारे पास m गलत ही हो गया कि दोनों पदों में है ना, अंश और हर में हम क्या कर रहे हैं, समान अंक घटा रहे हैं, तो ये परिवर्तित हो जाता है। मैं लिखा हूं क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस आधार पर एन वाला कथन हमारा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। तो हमने इस पूरे प्रक्रिया में एक चीज तो समझ गया कि मान लो कोई हमारे पास भिन्न है या अनुपातिक मान है, तो अनुपातिक मान या भिन्न के अंश और हर में या दोनों पदों में समान संख्या आप गुणा कर दो या समान संख्या से भाग दोगे तो भिन्न अपरिवर्तित रहता है। लेकिन मान लो यहीं पर गुणा और भाग के बजाय यदि मैं जोड़ने या घटाने का काम करूंगा तो भिन्न मेरा वो डायरेक्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये चीज आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। तो इस आधार पर हमारे पास के और एल और एन कथन सही है, लेकिन एम कथन क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, के एल और एन। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा, है ना। फटाफट लाइक सब्सक्राइब करिए यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, एक थैला में 1 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 2, 3 और 4 है ना। यदि थैला में कुल 280 रुपए हो तो उसके संदर्भ में यहाँ पर 4 कथन दिया गया है। तो इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही हो सकता है, उन्हीं को आपको क्या करना है, बताना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना,
मैं एक चीज बोलना चाहता हूं आपको कि मान लो आपको इन पैसे से रिलेटेड मान लो अनुपातिक वैल्यू और वो भी किन पर आधारित, सिक्कों पर आधारित इस प्रकार से सवाल है, तो मेन चीज आपको समझना है, हमेशा याद रखना, यदि आपको उसका प्राइस दिया रहेगा, कीमत दिया रहेगा, तो हमेशा अनुपात को किसमें दिया रहेगा, सिक्कों की संख्या को अनुपात में दिया रहेगा, याद रखना है ना। यदि उसका मूल्य दे दिया रहेगा तो सिक्कों की संख्या को अनुपात में, और यदि सिक्कों की संख्या दे दिया रहेगा तो मूल्य को किस में डाल देगा, अनुपात में। ये दो चीज हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखना। अब मैं यहाँ पर सिंपल सॉल्व करना चाहता हूँ। हमारे पास तो एक तो 1 रुपया के, एक हमारे पास 2 रुपया के, और एक हमारे पास 5 रुपया के, ठीक है। अब यहाँ पर सिक्कों की संख्या दे रखा है, क्योंकि अनुपात है भाई, सिक्कों का अनुपात क्या है, तो मैंने कहा 2 अनुपात है और 3 अनुपात है और एक हमारे पास 4 अनुपात है भाई। मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई मेरे पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 2 रुपए के 3 सिक्के हैं और मेरे पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं। अब आपको बताया गया है कि टोटल आपके पास इन सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए हैं, तो मैंने कहा 280 रुपए है ना, चाहिए, ध्यान समझना। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मान लो आपके पास 2 सिक्के हैं और ये 2 सिक्के कितने कितने रुपए के हैं, 1-1 रुपए के हैं। तो मान लो आपको 1 रुपए के 2 सिक्के दे दिए जाए, चलो 1 रुपया और एक बार और 1 रुपया, तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप कहोगे 2 रुपए ना होगा, कितने रुपए होगा, 2 रुपए होगा भाई। यदि 2 सिक्के हैं 1-1 रुपए के तो 2 रुपए होंगे, फिर लगा देंगे प्लस। मान लो मैंने कहा आपके पास 3 सिक्के हैं 2-2 रुपए के, तो आप 3 बार कर लो भाई, एक बार 2 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 2 रुपए, टोटल कितने रुपए होने चाहिए, 6 रुपए। यहाँ पर लिख देंगे हम 6 रुपए। फिर हमने देखे कि 4 सिक्के हैं, वो भी कितने वाले, पंजी वाले, 5-5 रुपए वाले। अब 4 सिक्के 5-5 वाले तो कितने होंगे, बच्चे बच्चे बता देंगे, 20 रुपए होंगे। टोटल कितने हो गए भाई हमारे पास, 20 रुपए। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2 6 8, 8 और 20 कितना हो गया, 28 रुपीस। और 28 का मान यहाँ पर दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों 280 रुपए। तो आप कहोगे कि 28 कम 28 और 28 दहम कितने पर बार में कट जाएगा, 10 बार में, तो एक का मान कितना आ गया, 10 आ गया भाई। अब ध्यान समझना, एक का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमने क्या सीखे हैं, पहले चीज हमारे पास कथन है कि 1 रुपए की सिक्कों की संख्या 10 है। ये जो दिया गया है ये सिक्कों का अनुपात है 2, 3 और 4, और एक का मान कितना है, 10। तो बताओ भाई 2 का मान कितना होगा, एक का मान 10 है तो 2 का मान 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। एक का मान 10 है तो 3 का मान 10 दिया 30 हो जाएगा। एक का मान 10 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा, होगा भाई। अब ध्यान समझना, यहाँ पर बोला गया है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 है। हमें पता है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 नहीं है बल्कि कितने हैं, 20 है। तो इस आधार पर के वाला कथन जो होगा दोस्तों क्या होगा, गलत ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोला गया है कि 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 30 हमको क्या है, दिखाई दे रहा है, लेकिन कथन क्या बोला, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 20 है, तो गलत बात है ना। तो हमारे पास यहाँ पर 30 है तो एल वाला कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 40 है, 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना है, 40 है। ये वाला कथन हमारा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, एम वाला। आगे बढ़ते हैं, 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य 200 रुपए है। यदि हमने एक चीज देखे कि भाई 5 रुपए वाले हमारे पास कितने सिक्के हैं, 40 सिक्के हैं और एक सिक्के की कीमत 5 रुपए है, तो गुणा कर देंगे, 5 गुणा 40 करेंगे तो 5 चौके 20 और एक जीरो का जीरो, तो कुल प्राइस कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। मतलब एन वाला कथन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमने देखी कि यहाँ पर हमारे दो ही कथन सही हुए, एक कौन सा एम और एक एन। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे भी सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट सवाल देखिएगा। फिर ध्यान समझना क्या बोला गया है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को आपको क्या करना है, चुनना है। ध्यान समझना, कथन ये है हमारे पास, एक गोला के त्रिज्या में x% की कमी या वृद्धि करने पर, केवल किसमें हम कर रहे हैं, त्रिज्या में कर रहे हैं, वृद्धि केवल त्रिज्या के घन के समानुपातिक होता है, बोला गया है, किसके, घन के समानुपातिक। अब मेरे प्यारे दोस्तों मान लो आप क्या करोगे, कोई मेरे पास गोला हो या कोई मान लो और कोई भी डेटा हो, हमेशा एक चीज याद रखना, हमारे पास जो फार्मूला होगा आयतन की, यहाँ पर बात किया गया तो मैंने कहा आयतन। अब आयतन का फार्मूला क्या होता है, वो भी आपके पास किसके, गोले के। तो मैंने कहा गोले के आयतन का जो फार्मूला होगा वो हमको पता है कितना होता है, 4/3 और पाई आर का क्या होता है, क्यूब होता है। ये तो हर जगह लगना है ना,
हर जगह आपको पता है जब जब आपको आयतन बोलेगा तब तब आप 4/3 पाई आर का क्यूब तो करना ही पड़ेगा। अब आयतन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा आपके पास केवल त्रिज्या आर। हो सकता है आर का मान आपकी मर्जी अनुसार से कुछ और हो जाए, हो सकता है 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, यहाँ पर x दिया गया है, मतलब इसके मान चेंज हो सकता है समय के साथ। तो चेंज क्या नहीं होगा, तो मैंने कहा ये 4/3 और पाई जो होगा ये अपरिवर्तित रहेगा हर जगह, मानते हो, क्योंकि ये फार्मूला का एक अंग है और इसके बिना तो सवाल अधूरा ही। तो हर जगह 4/3 और पाई। तो हमने देखें कि भाई त्रिज्या में यदि वृद्धि हुआ तो केवल प्रभाव कहां पर पड़ेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों केवल प्रभाव पड़ेगा उसके त्रिज्या में, क्योंकि 4/3 बाई पाई पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। केवल प्रभाव किस पर पड़ेगा, त्रिज्या पर पड़ेगा। तो हम समझ गए कि ये त्रिज्या के ही आयतन क्या वृत्त जो भी होगा वो घन के क्या होगा, समानुपाती होगा, क्योंकि आपके पास आर का क्यूब दे रखा है। तो जो भी वृद्धि होगा इसी पर डिपेंड करेगा, किस पर, हम केवल कहेंगे उसके त्रिज्या पर, बाकी चीजों पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो इस आधार पर जो के वाला कथन होगा, के वाला कहता हूं जो कथन होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4/3 पाई आर का क्यूब। ये 4/3 पाई आर का क्यूब अभी लिखकर बताएं कि भाई ये आपके पास आयतन का फार्मूला है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला नहीं है। यदि आपको संपूर्ण पृष्ठ का चाहिए तो क्या होता है, 4 पाई आर का जो स्क्वायर है होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 4 पाई आर का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कारण हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जब कारण ही गलत हो गया तो हमारे पास केवल कथन ही सही है। फिर आप दोनों ऑप्शन को चेक भी मत करना, कौन सा ए और बी ऑप्शन को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये तभी होता है जब दोनों सही हो जाए, है ना भाई। यदि दोनों के दोनों सही हो जाते हैं, आपके पास कथन भी सही है कारण भी सही है, तब तो आप दोनों ऑप्शन में जाओगे, कथन और कारण दोनों सत्य है। लेकिन यहाँ पर कारण जैसे ही गलत हुआ हमारे पास केवल एक बच जाता है, केवल कथन सही है। तो ऑप्शन सी होगा जो मेरे प्यार दोस्तों, ये मेरा क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा भी सबको समझ में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। क्या बोला गया है, एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध में। अब गोलार्ध आपको एक एक छोटे छोटे चीजों को आपको समझना है कि गोलार्ध क्या होता है। गोलार्ध मतलब गोल नहीं है ये, है ना, बल्कि गोल का जो आधा हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, गोलार्ध। जैसे पूरा पृथ्वी एक हमारे पास क्या है, गोला है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो ये अलग अलग पार्ट में क्या होता है, बढ़ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, गोलार्ध बोलेंगे। अब ध्यान समझना, एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े शंकु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बोला गया है। अब यदि मैं गोलार्ध बनाना चाहूं, ध्यान समझना मेरी बात को, यदि मैं गोलार्ध बनाना चाहूं इस प्रकार से, ये क्या होगा मेरे लिए, गोलार्ध होगा, ठीक है। एक आधा हिस्सा नीचे होगा, ये हमारे पास गोलार्ध है, लेकिन गोलार्ध है तो भाई इसके अंदर कुछ त्रिज्या तो होगा, तो मान लेते हैं ये क्या होगा, त्रिज्या होगा। क्लियर है दोस्तों, होगा त्रिज्या भाई। अब यहाँ पर बोला गया सबसे बड़े शंकु बनाया जाए। अब सबसे बड़े शंकु तभी बन सकता है जब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से क्या कर देंगे, उसके पूरे त्रिज्या या पूरे व्यास को बेस मानकर हम क्या बनाएंगे, उसके परिधि तक एक त्रिज्या, या हम कहेंगे त्रिज्या कहता हूं, एक शंकु का निर्माण करेंगे। तो ये जो शंकु होगा इस गोलार्ध का सबसे बड़ा शंकु होगा। आए दोस्तों समझ में। तो एक चीज आप नोट करोगे, जितना त्रिज्या आपके पास इस आपके लिए गोलार्ध के लिए था, गोलार्ध का जो त्रिज्या आर है वही त्रिज्या तो किसका हो गया, शंकु का भी हो गया। तो हम कहेंगे गोलार्ध, ध्यान समझना, हो या शंकु, और शंकु इन दोनों का त्रिज्या सेम है आर के बराबर। ऐसे समझ में। अब एक चीज बताओ, हमेशा आपको पता है कि केंद्र से परिधि तक का जो लाइन इस प्रकार से खींचते हैं ये क्या होता है, ऊंचाई होता है। लेकिन भाई यहाँ पर हमको पता है कि यदि केंद्र से यदि मैं परिधि तक जो लाइन खींचते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन इस शंकु केस में यही तो उसके लिए क्या है, हाइट का काम कर रहा है भी हाइट का। मतलब मैं एक चीज समझ गया, जितना गोलार्ध का आपके पास त्रिज्या होगा उतना ही त्रिज्या शंकु का, और जितना त्रिज्या है शंकु का उतना ही ऊंचाई होगा किसका, शंकु का। आए भी समझ में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आने दो सवाल कौन कौन सा आता है। अब बोला गया है शंकु का व्यास गोलार्ध के व्यास के बराबर होगा। बिल्कुल भाई, यदि गोलार्ध का त्रिज्या शंकु के त्रिज्या के बराबर है तो व्यास क्यों नहीं होगा, व्यास तो होना ही पड़ेगा। तो के का मान हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होगा। अभी मैं बताया हूं कि शंकु की जितना त्रिज्या होगा उतना उसकी ऊंचाई का मान होगा।
तो मैं एल वाले कथन के साथ भी क्या होगा जाना चाहूंगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन का आधा होगा। ध्यान समझना, हमने एक चीज अभी नोट किए है कि जितना शंकु का त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या गोलार्ध का है, और जितना त्रिज्या शंकु का है उतना ऊंचाई उसका ऊंचाई भी है। क्लियर है। अब हमको पता है कि गोलार्ध और एक है हमारे पास शंकु। तो भाई एक गोलार्ध का आयतन क्या होता है, तो आप कहोगे 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है। और शंकु की बात करें तो शंकु का क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमको पता है कि आर का मान किसके बराबर है, एच के बराबर है। मतलब मैं केवल इसमें सुधार कर सकता हूँ, 1/3 पाई आर के स्क्वायर इंटू एच का मान भी यदि मैं आर रख दूंगा तो आप कहोगे 1/3 पाई, और आर क्यूब, आर स्क्वायर का गुणा आर के साथ हो जाएगा तो ये आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। अब एक चीज बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या लग रहा है आपको, है ना, यहाँ पर पाई 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, है ना, पाई से पाई कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो हमारे पास क्या है, गोलार्ध का आयतन यदि 2 भाग है तो शंकु का आयतन कितना भाग है, 1 भाग है। तो आप बताओ कि गोलार्ध के आयतन का शंकु का आयतन आधा है कि नहीं है। यहाँ पर बोला गया शंकु का जो आयतन गोलार्ध के आयतन का आधा है। मैं 100% कह सकता हूँ कि एम वाला कथन क्या होगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आए समझ में। आगे बढ़ते हैं। शंकु का आयतन कितना, 2π24/3 है ना, 243 पाई होगा। तो शंकु का आयतन 243 होगा कि नहीं होगा, वो हम चेक कर लेते हैं। 1/3 है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम देखेंगे 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू क्या होगा, एच। एक चीज बताओ दोस्तों, यदि मैं कहूँ 1/3 पाई तो कटा नहीं है, तो पाई का मान जो कहते हो, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, अब 243 दिया गया है, तो 243 दिया गया और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, तो हम कहेंगे 7 सेंटीमीटर होगा। मानते हो, तो मैंने कहा गुणा 7 का स्क्वायर इंटू कर देंगे 7, तो आप कहोगे 1/3 पाई, यह होगा 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, गुणा 7 कर देने से आपका हो जाएगा 49 7 होता है 243 पाई बटे कितना हो जाएगा 3। ये होना चाहिए आपके पास शंकु का आयतन, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है, केवल 243 पाई दिया गया है। तो एन वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने देखे कि हमारे यहाँ पर केवल 3 कथन जो है सही है, के, एल और एम, बाकी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट और बेहतरीन सवाल देखने वाले हैं, ध्यान समझना। एक छात्र साइकिल से 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से स्कूल जाता है और 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आता है। यदि घर से स्कूल के बीच की दूरी 120 किलोमीटर कम हो, मान लो, तो औसत चाल ज्ञात करने का सही क्रम चुने। एक कम नहीं है, 120 किलोमीटर होगा, है ना, 120 किलोमीटर हो, क्या हो, 120 किलोमीटर हो, तो औसत चाल ज्ञात करने का सही क्रम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या दिया गया, सबसे पहले मेरे पास 2 स्पीड दिया गया है, एक जाने का और एक आने का, है ना। तो स्पीड की बात करूं तो मेरे पास 2 स्पीड दे रखा है। एक यदि मैं जा रहा हूं तब एक स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर प्रति आवर, ध्यान समझना, और एक मेरे पास है कितना, 40 किलोमीटर प्रति आवर। और फिर मेरे पास एक दूरी भी दे रखा है भाई, और दूरी कितना है, तो डिस्टेंस की यदि मैं बात करूं तो डिस्टेंस दे रखा है मेरे पास यहाँ पर 120 किलोमीटर, ध्यान समझना, 120 किलोमीटर। क्लियर है, ठीक है भाई, इतना दे रखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमने एक चीज नोट किया, पहली पॉइंट में हम समझ गए कि सबसे पहले हम स्पीड क्या क्या है और डिस्टेंस क्या है, इसका निर्धारण हम करेंगे। ये हमारा पहला काम होगा। कहीं ऑप्शन में देखो, कहीं पर है कुल समय ज्ञात करना, दूरी और चालों का निर्धारण करना, औसत चाल। देखो यहाँ पर दूरी और चालों का क्या करेंगे, सबसे पहले निर्धारण करेंगे, कौन सा हमारा चाल है और कौन सा हमारा दूरी है। ये चीज हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, है ना। ये चीज जान लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुल दूरी को अलग अलग चालों से विभाजित करेंगे, क्या, है ना, कि नहीं करेंगे। तो हमारे पास तो एल तो एकदम कंफर्म है कि एल का होना एकदम तय है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो एल के बाद कुल समय ज्ञात करेंगे, क्या, कि डायरेक्ट हम फार्मूला का मान रखेंगे, कौन सा मान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके पास सभी, क्योंकि आपको औसत चाल ज्ञात करना है, तो औसत चाल बराबर हो सकता है कि हम लास्ट में करें औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये हमारे पास लास्ट होना चाहिए, है ना। तो मैं डायरेक्ट रख दूंगा, ये 5वां नंबर पर तो होना ही चाहिए।
क्लियर है। उससे पहले कुल दूरी को अलग अलग चालों से विभाजित करना है या कुल समय ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कुल दूरी को अलग अलग चालों से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। लेकिन उससे पहले भी तो हमको समय निकालना है, क्योंकि यदि मेरे पास स्पीड दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा उसके जस्ट बाद टाइम के ऊपर कि टाइम निकलेगा कैसे। तो स्पीड को डिवाइड कर देंगे किससे, सॉरी स्पीड कहता हूँ, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे किससे, स्पीड से। ध्यान समझना है ना, डिस्टेंस को हम डिवाइड करेंगे किससे, स्पीड से। तो अब हमको क्या मिल जाएगा भाई, टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा, टाइम। तो ये हमारे पास दूसरा उत्तर का होना चाहिए, तो ये दूसरा होना चाहिए। ठीक है। अब यदि हम एक टाइम निकालेंगे, यदि हम सबसे पहले 120 को भाग देंगे किससे, 30 से, उसके बाद क्या करेंगे, 120 को ही भाग देंगे हम 40 से, तो आप देख पाओगे 30 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, और 40 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। तो एक बार जाने का टाइम और एक बार आने का टाइम, मतलब हमको 2 टाइम मिल गया। ठीक है। तो यहां पर बोला गया कुल दूरी को अलग अलग चालों से विभाजित करना है, तो ये हमारे पास तीसरा होना चाहिए, अलग अलग चाल से क्या करेंगे, विभाजित। अब विभाजित करने के बाद 2 समय आ गए, एक 4 आवर आ गया और एक 3 आवर आ गया। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कुल समय उस आधार पर हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ये हमारे पास चौथा। उसके बाद डायरेक्ट औसत चाल का फार्मूला लगाएंगे, और कुल दूरी को जैसे हम कुल समय से भाग देंगे, जो डेटा निकल कर आएगा वो हमारे लिए क्या होगा, औसत चाल होगा। तो आप देख पाओगे सबसे पहले क्या होना चाहिए, एल। एल से जो शुरुआत में हो रहा है इसको ऐसे ही काट दो। एल के बाद आना चाहिए क्या हमारे पास, ओ जो नहीं है उसको काट दो, तो ये 2 ऐसे ही कट गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो ये रहा आज का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए सवाल के साथ, ताबड़तोड़ है ना सवालों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।